Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope you are absolutely fine. In yesterday's class in chemical kinetics we were discussed a very important points. ठीक है, कुछ important points हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग ऑर्डर, रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट से रिलेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था. वहाँ पर जो हम लोगों ने कुछ पॉइंट डिस्कस किया था उसका मैं कुछ आपको एक समराइज वे में बात कर लेता हूँ, जिसको आप बोलते हो रिवीजन एट अ ग्लांस. ठीक है, चलो एक ग्लांस हम लोग देख लेते हैं. जो पहला पॉइंट था उसमें ये हमने डिस्कस किया था कि जो भी कोएफिशिएंट होता है जिसको आप स्टोइकियोमेट्रिक बोलते हो, तो किसी भी रिएक्शन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है हम उसमें से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वही हमारा ऑर्डर होगा. ठीक है, क्लियर ना. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ऑर्डर हम डिसाइड नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन एक पर्टिकुलर रिएक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन. जब कभी भी रिएक्शन में सिंपल लिखा होगा या फिर एलिमेंट्री लिखा होगा तो उस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाएगा. क्लियर ना. ठीक है, दूसरी बात हमने ये डिस्कस किया था कि कभी भी जो ऑर्डर होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है. आइदर इट कैन बी गिवन इन द क्वेश्चन और बाय हैविंग सम इंफॉर्मेशन वी कैन एबल टू कैलकुलेट इट. ठीक है, तीसरी पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, क्लियर ना, उसको अगर आप चेंज कर दो तो आपके रिएक्शन का जो रेट है वो चेंज हो सकता है, रेट कांस्टेंट भी चेंज हो सकता है, बट ऑर्डर सेम रहेगा, बट रेट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, ये भी डिस्कस किया था. क्लियर ना. और भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी क्या बात किया था हम लोगों ने. ठीक है, वो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम उसके आगे बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का सेशन. चलिए, पेन नोट कॉपी जो भी है आपका वो उसको निकाल लीजिए. देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट रिवीजन के लिए, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था उसके रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ. ज़रा आप इस क्वेश्चन को लिखें. क्वेश्चन कुछ इस तरह है, गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन है. ठीक है, सभी लोग इस रिएक्शन से पूरी तरह से परिचित हैं, मिल चुके हैं. 4NO2 प्लस O2 ये रिएक्शन है. कुछ वैल्यूज मैंने आपको दे रखी है. पहला वैल्यूज क्या है, d/dt, N2O5, ये सभी आप जानते हो पहले से. ये किसकी वैल्यूज है, रेट की वैल्यूज है. ठीक है, चलो मैं ऐसा दे देता हूँ, d/N2O5 इक्वल टू क्या है, K1. हाँ, ये रेट है, रेट इक्वल टू क्या है, K1. N2O5 की पावर कितना, 1. ठीक है, ये वैल्यू दिया है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, रेट ऑफ NO2 भी आपको गिवन है. मान लो उसका रेट कांस्टेंट K2 है और उसका जो ऑर्डर है वो भी कितना है, 1 है. ठीक है, सिमिलरली रेट ऑफ O2 यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन. रेट ऑफ O2 ये भी आपको दिया हुआ है. इसका रेट कांस्टेंट K3 है और इसका जो ऑर्डर है वो भी क्या है, 1 है. आप ये कह नहीं सकते हो सर यहाँ O2 है यहाँ भी O2 होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और कैटलिस्ट भी हो सकते हैं. तो भाई यहाँ पर मैंने किसको लिखा है, रिएक्टेंट लिखा है. अब ज़रूरी थोड़ी है कि जैसा आप सोच रहे हो वही लिख दूँ. मैं रिएक्टेंट भी लिख सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट भी लिख सकता हूँ और मैं कैटलिस्ट भी लिख सकता हूँ. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, रिएक्टेंट लिखा है. बट देखिए रेट कांस्टेंट चेंज हो रहा है. यहाँ पर रेट कांस्टेंट K1 है, यहाँ पर K2 है और यहाँ पर क्या है, K3 है. क्रिस्टल एंड क्लियर क्वेश्चन हो गया है. चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है एंड इन दैट क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ K1, K2 एंड K3. ठीक है, ये मेरे को निकालना है, K1, K2 और K3. ठीक है, ये हमारे पास इतने गिवन डेटा है. तो एक्चुअली ये सवाल कराने के मेरे दो मकसद हैं. पहला मोटो है कि आपको जो पीछे आपने पढ़ा है उसका एक रिवीजन. दूसरा मोटो हमारा ये है, आपको यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन भी आपको बताना है जो आजकल एग्जामिनेशन बहुत ट्रेंडिंग है. ठीक है, तो वो चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है. तो चलो शुरू करते हैं. देखो,
यहाँ पर आपको क्या गिवन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सबको पता है कि रेट इक्वल टू क्या होता है, के कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितना, ऑर्डर। ये सभी को पता है, ये सिंपल सा क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। चलिए, जो रेट होता है वो अगर हम बात करें, वो हमारे पास दिया हुआ है रेट किसका, तो रेट हमारे को दिया हुआ है किसका, अगर हम रेट का रिएक्शन लिखें, रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखते हो, R इक्वल टू -1/2, देखते चलिए, N2O5, ठीक है, -1/2 d/dt, N2O5 ऐसे लिखते थे ना, -12 d/dt N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू, आ जाइए प्रोडक्ट की तरफ, +1/4 d/dt NO2 का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू +d/dt O2 का क्या कॉन्सेंट्रेशन। क्या इसी तरह से आप लिखते थे, बिल्कुल सही लिखते थे। चलिए, अब ये जो रेट है ना, ये रेट किसके बराबर है, आप जरा बता सकते हो, ये रेट किसके बराबर है, ये रेट किसके बराबर है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ इस तरह है, K N2O5 की पावर कितना, 1, कुछ इस तरह है, ठीक, क्लियर, इक्वल टू -12, क्या मैं d/dt N2O5 की जगह में इसको लिख सकता हूं, सभी को पता है क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज बेटा आपको दे रखी है। N2O5 का जो रेट है वो भी मैंने दिया है, ये K1 इतना है। अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ NO2 यानी कि d/dt NO2, तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, K2 N2O5 की पावर 1। इफ आई में आस्क्ड d/dt ऑफ O2 क्या होगा, तो आप उसके जगह ये वैल्यूज लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं जो वैल्यूज आपको दिया हूं वो सारा वैल्यू मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर पुट करने वाला हूं। तो चलो, अगर मैं पुट करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया, K1 N2O5 की पावर कितना, 1, ठीक है। देखते चलिए, क्लियर ना, यहाँ माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस हट जाएगा ना, क्योंकि -N2O5 इन सब की वैल्यूज थी, इक्वल टू कितना, 1/4 d/dt NO2 की वैल्यू कितनी है, K2 N2O5, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, K2 क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पॉजिटिव कर लीजिएगा आप लोग। K2 कितना है, N2O5, सारी वैल्यूज को रख रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, K3 N2O5 की पावर कितना, 1, सारी वैल्यूज को रखा हूँ, देख लीजिए, सारी वैल्यूज को सिर्फ रखा हूँ, जो भी वैल्यूज मैंने ऊपर आपको दिया है उनको जस्ट उनके जगह रख दिया है। -d/dt N2O5 की जगह मैंने K1 N2O5 लिखा है, देखो लिखा है, उसी तरह सारी वैल्यूज को हमने लिखा है। अब ज़रा एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, N2O5 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 हो गया कैंसिल। अब जब आपने कैंसिल कर लिया है तो फाइनली बचा कितना, K1/2 इक्वल टू K2/4 इक्वल टू K3 बच गया। तो चलो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो भी रिमेनिंग चीज़ें हैं। तो आपको बच क्या गया कि K जो रेट कांस्टेंट है किसका, रिएक्शन का, पूरे के पूरे रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, इक्वल टू आ गया है K1/2 K2/4 इक्वल टू कितना, K3 कुछ नहीं, K3 ही है, कुछ ऐसा दिख रहा है सभी को। व्हाट इज दिस, दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, क्लियर ना, या क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। ये सभी क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं। इनसे मैं बताना क्या चाहता हूं, एक फॉर्मूला, आपको ये सब करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। आपके सामने अगर ये सवाल आ जाए, केवल ये पहला वाला, आपको अगर रेट कांस्टेंट का रिलेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, K1/2 दिख रहा है, इसका रेट कांस्टेंट मान लेना K1 है,
इसका रेट कांस्टेंट मान लेना K2 है, इसका रेट कांस्टेंट क्या मान ले लोगे, K3 मान लेना, ठीक है। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1/2, K2/4 और ये क्या हो जाएगा, K3। क्लियर ना, बस इतना ही करना है। तो मैं फाइनली आपको फार्मूला दे दे रहा हूं, आपको एक प्रूफ करके दिखा दिया है, प्रूफ करने के बाद ये मेरा आया है। अब जब भी मेरे से कभी भी रेट कांस्टेंट का रिलेशन पूछेगा तो हम डायरेक्टली उसको करेंगे, हमें इतना डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट कभी भी बोर्ड वगैरह में अगर आपसे पूछ ले तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड वगैरह में तो आपको क्या है, दिखाना पड़ता है लिख के, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसको अब रब करते हैं, आपको एक और सवाल से मिलवाते हैं। देखो उसको कितने अच्छे से आप कर लोगे, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है। पहले जेई में आया था, फिर बाद में AIPMT में आया वो, ठीक है। उसी तरह से सवाल देखो, सवाल कुछ इस तरह, ठीक है। पहले आप फार्मूला देख लो। फार्मूला कुछ इस तरह है बेटा, अगर आपसे रेट कांस्टेंट रिएक्शन का पूछता है, व्हाट इज दिस, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब होता है K ऑफ रिएक्टेंट, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, रिएक्टेंट था ये रिएक्शन है। अगर आपसे रेट कांस्टेंट क्या पूछता है, रिएक्टेंट का, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, K ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई बाई कोएफिशिएंट। कैसे, क्या समझ में आया आपको इस फार्मूले से, मैं बताता हूं आपको। मान लो ये हमारे पास सवाल है 2A + 3B implies 5C। मान लो ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। मुझसे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, कैलकुलेट फर्स्ट रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3। सबसे पहले मुझे रिलेशन निकालना है K1, K2, K3, और सेकंड हमको निकालना है वैल्यूज ऑफ K1, K2 एंड K3। ये निकालना है, दो चीजें, ठीक है। तो चलो इसको कैसे करेंगे, देखो ऊपर वाले फार्मूले को देखो, क्या लिखा हुआ है, K ऑफ रिएक्टेंट। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो मेरा जो K1 होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट है क्या, मान लो इसको K1, इसको मान लो K2, इसको मान लो K3, तो मेरा रिएक्टेंट जो होगा वो कितना आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स K। मतलब मेरा जो K1 है वो क्या है, 2 टाइम्स K हो जाएगा। सिमिलरली मेरा जो K2 है वो क्या हो जाएगा, चलो इससे भी आसान मैं आपको मेथड बता देता हूं, इसमें आप कंफ्यूज हो गए। चलिए देखिए, आपने इसको क्या ले लिया है, मान लिया है K1। सपोज यू टेक दिस K2, यू टेक दिस K3। क्लियर। चलिए तो यहां क्या आ जाएगा, ये क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K1 बाई कितना, 2, K2 बाई कितना, 3, इक्वल टू K3 बाई कितना, 5। खत्म हो गया मामला, है ना। अगर आपसे K1 की वैल्यू पूछेगा, ऐसा मान लो रिलेशन बिटवीन K1, K2, K3, तो K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स K, जो मैं पहले लिख रहा था। K2 इक्वल टू पूछेगा तो K2/3 को बराबर कर लो किससे, इससे, तो K2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स KB। समझ रहे हो, K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 टाइम कितना, K, यानी KC। अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, K1, K2, K3 की वैल्यू। तो कुछ नहीं करना, एक रिलेशन निकाल लेते हैं, सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम 2, 3, 5 कितना आ जाएगा, 30। 5, 3, 2 का एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा, 30। 30 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 30 आया एलसीएम, 30 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना आएगा आंसर, 15K इक्वल टू
30 यानी कि 10K2 इक्वल टू कितना 6K3। सही कर रहा हूँ? क्योंकि एलसीएम कितना आया है 30 आया है। 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15, 30 को 3 से 10, 30 को 5 से कितना 6। ये हमारा रिलेशन आ गया किसका, K1 K2 और K3 का रिलेशन आ गया है। तो कई बार ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे जहां पर रेट कांस्टेंट से डील करना है आपको। यू हैव टू गिव द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट्स। तो कुछ भी नहीं करना है, K1/2 कोएफिशिएंट, K2/3, K3/5 एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, मान लो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दी होती तो हम तीसरा निकाल लेते। मान लो मुझे K1 की वैल्यू दी होती तो मैं K2 निकाल सकता था दोनों को इक्वेट करके। अगर मुझे K1 की वैल्यू पता है तो हम K3 भी निकाल सकते हैं दोनों को इक्वेट करके। क्यों? क्योंकि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर, समझ गए? चलिए फाइनली आप कॉपी कर लीजिए, फिर अपन सबसे इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट 2, ये हमारे पास रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K, और कोएफिशिएंट क्या लिखोगे आप, कितना लिखोगे 2। तभी तो हमने बात किया रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट क्या है K, रिएक्शन क्या है K, और ये कितना हो जाएगा 2। तो देखो वही चीज हो रहा है, K1 इक्वल टू 2 टाइम्स K, K2 इक्वल टू 3 टाइम्स K। K2 इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट B इक्वल टू 3 टाइम्स K। ठीक है, चलो कॉपी कर लिया आपने, इसको अब रब कर रहे हैं हम। फिर अपन अगली हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी एस्पेक्ट हो जा रहे हैं, एस्पेक्ट बोल रहा हूँ, जितनी भी एस्पेक्ट हो जा रहे हैं क्वेश्चन को, सारा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, कुछ भी उसमें बाकी नहीं रहेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जीरो फर्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन जीरो। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप सबको पता है जीरो ऑर्डर किसे कहते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, सपोज एक रिएक्शन लेना है। देखते चलिए आप, मान लो एक रिएक्शन है मेरे पास A से B। ठीक है, अब दो सिचुएशन है, एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू t। क्लियर ना? जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो मान लीजिए, क्योंकि एक ऐसा है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लीजिए कितना है, A0। कुछ टाइम बाद क्या होगा, A0 में से कुछ कंसंट्रेशन कंज्यूम होंगे, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो इनिशियली A0 है, A0 में से मान लीजिए खत्म हो गया कितना, x कुछ भी मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 पर इनिशियल टाइम पर तो कंसंट्रेशन कितना था, A0। आफ्टर सर्टेन टाइम 10 मिनट या 15 मिनट, उतने बाद क्या हो गया, A0 में से कुछ कम हो गया है। तो इसको अपन एक और नाम देते हैं, क्या, AT। ठीक है, AT का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t। A0 का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो चलो बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। शुरुआत में प्रोडक्ट तो क्या रहेगा, 0, उसको हमने डैश ले लिया है। बट बाद में क्या होगा, प्रोडक्ट x, यहां यानी कि x खत्म हुआ और x बन गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे BT। व्हाट इज BT? BT का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t। तो सारे बातों को लिख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर आप देखें, यहां पर AT क्या है, पहले A0 के बारे में बात कर लेते हैं, AT BT, इतनी 3 चीज़ें आ चुकी हैं अभी, इन तीनों के बारे में आप लिख लीजिए, फिर हम अपना आगे बढ़ाते हैं। देखो A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू 0।
व्हाट इज AT? फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू t। ठीक है, एक मिनट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A लिख लेते हैं यहाँ पे ना। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A एट t इक्वल टू t। व्हाट इज BT? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t इक्वल टू t। ठीक है, कोई चीज़ ऐसा तो नहीं है, क्लियर नहीं है? चलिए, तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन की, तो रेट लॉ इसका क्या कहता है? ज़ीरो ऑर्डर का रेट लॉ इसका ये कहता है R दैट इज रेट इक्वल टू K दैट इज रेट कांस्टेंट, A टू द पावर कितना? 0, क्योंकि ऑर्डर क्या है? 0 है। ठीक है, तो फाइनली जब इसको देखो, किसी की पावर 0 है, उसका मतलब कितना है? आंसर 1। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे देन यू विल गेट R इक्वल टू कितना? K। क्या आ जाएगा? R इक्वल टू K। पुट दिस फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो क्या आ गया? रेट क्या आ गया? रेट कांस्टेंट के बराबर आ गया, यानी कि रेट जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। यही जीरो ऑर्डर की पहचान है। जीरो ऑर्डर में जो रेट होता है वो हमेशा ही कांस्टेंट होता है, यानी कि रेट कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जीरो ऑर्डर का जो रेट है वो कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो बताओ, अगर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा तो क्या टाइम पर डिपेंड करेगा? नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन का जो रिलेशन है वो टाइम के साथ है। टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या होता है? कम, क्योंकि टाइम के साथ साथ बेटा A0 क्या हो रहा है? कम, तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि अगर रिएक्टेंट खत्म नहीं होंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो टाइम के साथ साथ क्या है? कंसंट्रेशन कम हो रहा है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन के कम होने से रेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसा कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेट जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब कंसंट्रेशन कितना खत्म हो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो क्या हूँ? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हूँ। क्लियर ना? तो टाइम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि टाइम बढ़े या घटे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर कौन से रिएक्शन होते हैं? जीरो ऑर्डर इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन एंड टाइम। क्लियर ना? ये डेफिनेशन हो जाएगा हमारे जीरो ऑर्डर का। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताइए, रेट टाइम के साथ बढ़ता है कि घटता है? नॉर्मली अगर हम बात करें, जीरो ऑर्डर को छोड़ दो, जो रेट होता है वो टाइम के साथ, एक मतलब कॉन्सेप्चुअल कॉमन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, रेट जो है वो टाइम के साथ बढ़ता है घटता है? कुछ के जहन में आ रहा है बढ़ता है? नहीं नहीं, घटता है। कैसे घटता है? जैसे अगर मैं बात करूं, मैं आपसे एक बात बोलूं कि आपको अगर मान लो, ठीक है, दौड़ना है, आपको रनिंग करना है, ठीक है, तो अभी जस्ट आप रनिंग करना शुरू किए हो सकता है आपने 1 किलोमीटर तक दौड़ा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दौड़ा, लेकिन शुरुआत में क्या है, बहुत ज़्यादा तेज दौड़ोगे, काफ़ी अच्छी रनिंग आपकी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या है, आपकी वो रनिंग, वो स्पीड क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी टाइम के साथ साथ। यानी कि शुरुआत में आप क्या थे, वार्म अप थे, शुरुआत में आप इंथुजियास्टिक थे, पैशनेट थे, आप दौड़ना शुरू किए, लेकिन कब तक दौड़ोगे? तब तक जब तक आपकी एनर्जी रहेगी। थोड़ी देर बाद आपकी एनर्जी क्या होगी, टाइम के साथ कम होती चली जाएगी, आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी उस कंडीशन में कम, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, अब बैठ जाओगे, कहोगे मैं दौड़ ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो टाइम के साथ स्पीड क्या होती है, कम होती है, यानी कि रेट क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? ये जनरल बातें अपन कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही बात है। यहाँ पर रेट टाइम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर ना? क्योंकि टाइम बढ़े या घटे रेट पर कोई भी फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो रेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर कंसंट्रेशन डिपेंड करता रेट पर, तब रेट का रिलेशन टाइम के साथ भी होता। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है, इस वजह से जो रेट है वो भी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो दो बातें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का जो रेट है वो कंसंट्रेशन और टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर ना? ठीक है, चलिए, क्लियर ना? और वैसे रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता था? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। रेट कांस्टेंट बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता था,
कैटलिस्ट पर डिपेंड करता था, टेम्परेचर पर डिपेंड करता था, और हाँ स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन पर डिपेंड करता था। इतनी चीज़ों पे हमारा रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड तो करेगा ही नहीं। चलिए इसके आगे अगर हम बात करें, ये पहला हो गया हमारा। अब डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा ज़ीरो ऑर्डर का सभी लोग। तो डेफिनेशन ज़ीरो ऑर्डर का क्या होगा, क्या होगा, ऑर्डर whose rate does not depends upon concentration and time is known as zero order काइनेटिक्स। ठीक है, तो बात क्लियर हुई आपको। ठीक है, तो वो ऑर्डर जिसका रेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन एंड टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब चलो बारी बारी हम ये सीखते हैं कि मान लो हमारे पास ए नॉट था, मान लो 10 मोल था, लेट सपोज 10 मोल था। अब 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद, जितना भी आप सोच लो, उतने देर के बाद कितना क्वांटिटी बचेगा, यानी कि अब हमें कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है एट टाइम टी, क्लियर ना। उसके बाद लाइफ टाइम निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालना, ये तमाम चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। कर लिया? चलिए, ये सारे वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे क्योंकि ये सारे वर्ड बार बार यूज होंगे। चलिए, ठीक है, तो अब जरा देखें आप जरा ध्यान से, वी हैव टू कैलकुलेट फाइनल कंसंट्रेशन। तो अगर हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एटी बीटी, एटी बीटी, हाफ लाइफ को हम ऐसे दिखाते हैं टी हाफ, एंड लाइफ टाइम यानी कि टी एल टी, ये सभी हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो उसके आगे ही आप लिख लीजिए। शुरू करते हैं सबसे पहले, जो रेट है, ठीक है, लेट सपोज रेट जो है हमारा के, रेट इक्वल टू के हो जाएगा और ए नॉट। ठीक है, अब रेट को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी बाई डी टी, क्लियर ना। तो रेट इक्वल टू होता है के इक्वल टू ए नॉट, यहां से हो गया। अब जरा हम ए नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए नॉट बना लीजिए, ए से बी था ना, ठीक है। चलो, रेट इक्वल टू के, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए का जो कंसंट्रेशन है वो शुरुआत में ए नॉट है, बाद में क्या है, ए नॉट माइनस एक्स है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए नॉट माइनस एक्स, जो कि फाइनल कंसंट्रेशन है, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, देख रहे हैं सभी को, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अब यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि तो रेट को हम ये माइनस, क्योंकि रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस डी ए अपॉन डी टी, यही रेट है ना, यही तो रेट है। तो माइनस डी इतना, ए की जगह मैंने क्या लिखा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ए नॉट कैंसिल। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन कितना, डी टी। ध्यान रहे, रेट इक्वल टू क्या है, के बराबर है, क्लियर ना, क्योंकि यहां पर आर इक्वल टू क्या था, के था, याद आ रहा है। तो रेट हमारा क्या है,
माइनस डी ए बाई डी टी, और जो रेट था वो के बराबर था, इसलिए हमने रेट को किसके बराबर कर दिया, के। तो अब यहाँ पर देखो, आपको भी मैं बताया थोड़ा मैथमेटिकल चैप्टर है ना, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल चैप्टर है, इंटीग्रेशन थोड़ा आएगा आपका यहाँ पे। तो dx इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं, के डी टी ले लेते हैं, दोनों साइड ही क्या कर देंगे, इंटीग्रेट 0 से x। क्यों? क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है, बाद में कितना कम हो गया है, x हो गया है कम, टाइम 0 से t। तो इंटीग्रेशन करने का देखो तरीका क्या है, dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x, क्लियर ना, ये रहा 0, ये x, k कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, dt का इंटीग्रेशन हो जाए कितना, t, ये 0 से t। अब कैसे करते हैं, एक बार फाइनल फिर एक बार इनिशियल, तो फाइनली कितना है x, इनिशियल कितना है 0, तो x माइनस 0 कितना हो जाएगा, x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, k। उसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा, t, ये इंपॉर्टेंट है। तो x इक्वल टू क्या आ गया है, kt आ गया है। पहला इक्वेशन तो वो था, ये दूसरा इक्वेशन आ गया बेटा, सभी देख लीजिए ध्यान से, x इक्वल टू kt। तो अगर x की वैल्यू kt के बराबर है, यानी कि हमारे पास a नॉट था, a नॉट में से कितना कंज्यूम हुआ है, x। अब x की वैल्यू हमने निकाल लिया है रेट कांस्टेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना आया है देखो, kt। तो बताओ at की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि at इक्वल टू क्या है, a नॉट माइनस एक्स, तो at इक्वल टू क्या हो गया है, हाँ, a नॉट माइनस kt। बताओ bt इक्वल टू क्या था, x था, तो bt इक्वल टू क्या आ गया है, kt आ गया है। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। तो देखो, हमें कैलकुलेशन करना था इन सभी का, तो हमने क्या देखा कि जो रेट है वो k के बराबर है, और रेट a का क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी। अब a की जगह हमने क्या लिखा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये रहा। इनको सॉल्व करा, मेरे को क्या मिला, dx बाई डी टी, जो कि क्या है, रेट, और रेट किसके बराबर है, k के बराबर है, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया। वेरिएबल्स को सेपरेट किया, dx इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड में, और ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। अब अपने को क्या करना है, at की वैल्यू निकालना है, bt की वैल्यू निकालना है, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया। तो अभी मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ये पहला इक्वेशन आपको मिल चुका है जीरो ऑर्डर का। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ at एंड bt। तो at की वैल्यू क्या हो जाएगी, at की वैल्यू क्या थी, a नॉट माइनस एक्स थी कि नहीं थी, तो बस आपको at की वैल्यू मिल चुकी है। at क्या है, at क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल A एट टाइम t, a नॉट माइनस क्या, kt। समझ रहे हो, यही हमारा हो जाएगा, क्लियर ना। ये हमारा थर्ड, ये रिलेशन आ गया a नॉट at और k में, ये थर्ड हमारा हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ bt, bt की वैल्यू बेटा कितनी थी, x, और x की वैल्यू आपने निकाल रखा है, तो bt की वैल्यू कितना आ जाएगा, kt, bt इक्वल टू कितना, kt, ठीक है। तो ये हमारा चौथा, at मिल गया, bt मिल गया, है ना, क्लियर। अब क्या निकालना है, हाफ लाइफ और लाइफ टाइम। हाफ लाइफ के पहले मैं लाइफ टाइम बताना चाहता हूं आपको, तो फिलहाल आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। जल्दी कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलिए इसको रब करते हैं। अब बात करते हैं लाइफ टाइम की। बताओ लाइफ टाइम क्या होता है, ठीक है। लाइफ टाइम का मतलब होता है, नॉर्मल लाइफ में देखो तो आपने कई चीज़ सुना होगा, लाइफ टाइम, आजीवन, पूरे लाइफ, जैसा मतलब ऐसा फील होता है कि लाइफ ख़त्म हो गई पर्सन की। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपने सुना होगा, ठीक है, जो भी अवार्ड शोज़ होते हैं उनको मिलते हैं जिनकी करियर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। बट काइनेटिक्स के थियरी में अगर हम बात करें तो लाइफ टाइम उसको कहा जाता है जब रिएक्टेंट पूरी तरह से ख़त्म होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है, यानी कि रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, उसको हम बोलते हैं क्या, लाइफ टाइम। तो पुट द हेडिंग लाइफ टाइम, लाइफ टाइम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TLT से रिप्रेजेंट करते हैं, TLT, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में लिखें सबसे पहले आप कि
ठीक है, व्हेन reactant is completely consumed, जब रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, एंड रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड। क्या बोल रहा हूं? जब रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और रिएक्टेंट जो है वो 100% कंप्लीट हो जाता है, देन इट इज नोन एज लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। उसको हम लाइफ टाइम रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, फॉर द केस ऑफ लाइफ टाइम, जब भी लाइफ टाइम की अपन चर्चा करेंगे यानी कि TLT, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, क्यों? रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म कब होगा? बताओ, मान लो मेरे पास 100 मोलर है ना, मान लो 100 मोलर का कंसंट्रेशन है, और 100 मोलर जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तभी तो लाइफ टाइम कहेंगे हम उसको, है ना। तो 100 मोलर जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो बताओ फाइनली बचेगा कितना? ऑब्वियस सी बात है, 0। फाइनली कितना बचेगा? 0। जब सब कुछ खत्म हो गया तो बचेगा क्या? 0। तो यही चीज होती है लाइफ टाइम। आप किसको कहते हो? जब आपका फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। भाई शुरुआत में था इतना, लेकिन पूरा का पूरा खत्म हो गया है, यानी कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए? 0। तो मिला जुला के आप क्या कहोगे? AT इक्वल टू कितना? 0। बोलो, बात क्लियर हो रही है? अब AT की जगह आप क्या लिख सकते हो? हाँ, A0 माइनस एक्स। AT की जगह क्या लिख सकते हो? A0 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू नो x इक्वल टू क्या है? KT। तो A0 इक्वल टू क्या है? यहां लिख देता हूं मैं, A0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? KT। A0 इक्वल टू KT। अब ये जो T है यही लाइफ टाइम है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, TLT, यही लाइफ टाइम है। तो क्या आपको लाइफ टाइम का फार्मूला मिल गया है? जी हाँ, आपको लाइफ टाइम का फार्मूला मिल चुका है। वो क्या हो गया? A0 अपॉन, देखिए ज़रा ध्यान से, A0 अपॉन कितना? K। दिस इज द फार्मूला ऑफ लाइफ टाइम। देखो ध्यान से, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन है? 5th, 5वां इक्वेशन है। तो ये कुछ लाइफ टाइम है। अब हाफ लाइफ क्या होगा? जैसा नाम वैसा काम। हाफ लाइफ का मतलब रिएक्शन 50% कंप्लीट हुआ है, समझ रहे हो? यानी कि आधा रिएक्शन खत्म हुआ है, अभी आधा बचा हुआ है। ठीक है, तो लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? रिएक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, यानी कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है अब वो, उसमें कुछ भी नहीं बचा है, अब वो 0 हो चुका है। और जब ये 0 होगा तो हमारा लाइफ टाइम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा A0/K। क्लियर? चलिए अब जल्दी से बात करते हैं हाफ लाइफ की। तो हाफ लाइफ में कुछ भी नहीं करना है आपको, बस हाफ लाइफ का भी मतलब वही है कि जब आपका रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, ये 0 ऑर्डर में ही नहीं है, ये इंटायरली इस पूरे चैप्टर में ही है, वही डेफिनेशन है। हाँ, हर ऑर्डर का अलग अलग लाइफ टाइम की वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि ये जो लाइफ टाइम मैंने निकाला है 0 ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी होगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए लाइफ टाइम अलग है, 0 ऑर्डर के लिए अलग है, हाफ लाइफ भी अलग है। ठीक है, ये सारे अलग होंगे, बट डेफिनेशन जो है वो सेम है सबके लिए। क्लियर ना? तो पुट द नेक्स्ट हेडिंग हाफ लाइफ। हाफ लाइफ टाइम, ये देखो हाफ टाइम लिखा मैंने, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। अच्छा, हाफ लाइफ टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं T हाफ से। कैसे करते हैं? T हाफ से। चले शुरू करें। चलो डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले हाफ लाइफ टाइम का। हाफ लाइफ टाइम किसको कहते हैं? व्हेन रिएक्शन, व्हेन 50% ऑफ, 50% का मतलब बताने की जरूरत तो नहीं है, 50% का मतलब है हाफ, आधा। ठीक है, व्हेन 50% ऑफ रिएक्शन गेट्स
completed, then it is known as half lifetime, टी हाफ, या फिर इसको कई बुक्स में T50% भी लिखा जाता है। तो टी हाफ किसको बोलते हैं? जब रिएक्शन आधा खत्म हो जाए। तो बताओ आधा बचा रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई आधा खत्म होगा तो आधा बचेगा भी, तो जब आधा खत्म होगा तो आधा बचेगा। तो इसका मतलब जब बचेगा तो फाइनली जो कंसंट्रेशन है एट टाइम टी, मैंने क्या बोला है, आधा रिएक्शन खत्म होगा तो आधा बचेगा, यानी कि फाइनली जो कंसंट्रेशन है ए का उसमें 50% बच भी जाएगा। यानी कि जो 80 की वैल्यू है बेटा वो क्या हो जाएगा, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। आ रहा समझ में? यानी कि जब आधा खत्म होगा तो हाफ बचेगा, तो फाइनली 80 क्या हो जाएगा, इनिशियल का आधा वो बचेगा। बस आपका काम हो गया खत्म। तो ए नॉट 80 इक्वल टू ए नॉट बाई 2 है ना। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर, नहीं ये कुछ ऐसा है, ए नॉट बाई, एक मिनट, ठीक सही तो कर रहा था मैं। 80 इक्वल टू क्या है, ए नॉट बाई 2, ठीक है। ये ए नॉट है, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, ए नॉट, ठीक है। अब 80 की जगह क्या लिख सकते हो आप, 80 की जगह अभी मैंने लिखा था ना, 80 की जगह बेटा मैंने अभी लिखा था, क्या लिखा था, 80 की जगह ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2, ये लिखा था ना हमने। तो 80 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस एक्स, सभी को दिख रहा है। बस आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करो, तो ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, के टी, और ये टी क्या हो गया है, टी हाफ। थोड़ा मैं जगह चाहता हूँ इसको, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, अभी आपने आई थिंक लिख लिया होगा, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, मेरे लिए थोड़ा जगह बच जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ से हम करते हैं ए नॉट माइनस एक्स। ज़रा देखें बेटा आप लोग, तो ए नॉट एक्स की जगह क्या लिखोगे, के टी, और ये जो टी है ये क्या हो चुका है अब, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2। चलिए सेपरेट करिए, ए नॉट ये इधर आएगा, ए नॉट अपॉन 2 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, के टी हाफ, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, ए नॉट बाई 2 इक्वल टू क्या है, के टी हाफ। तो देयरफॉर आपको आपका आंसर मिल चुका है, क्या मिल चुका है, टी हाफ, जिसको आप क्या बोलते हो, लाइफ टाइम। और ये कितना आ जाएगा, ए नॉट बाई 2 के आ जाएगा, ए नॉट बाई 2 के आ जाएगा। देखो दिख रहा है सभी को, ए नॉट बाई 2 के, ठीक है। ये 6th इक्वेशन है, यानी कि 6 फार्मूला मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, दिख रहा है। तो जरा गौर करिए इस बात को, लाइफ टाइम कितना है, ए नॉट बाई के, हाफ लाइफ टाइम कितना है, ए नॉट बाई 2 के, ठीक है। चलो अभी एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, बट आप इसके लिए पहले आप इसको कॉपी कर लें, अच्छे से समझ के कॉपी कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। डन, हो गया आपका। चलिए, तो देखो ये हो गया हमारा लाइफ टाइम। अब मैं देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सपोज दैट मेरा जो रिएक्शन है वो 0 से शुरू होता है, ठीक है, और 100 पर ख़त्म होता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये 0 है और ये 100% है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और दिख रहा है, यहाँ बीच में मान लेते हैं 50% है, ठीक है। अब ज़रा समझिए, शुरुआत में क्या है, ए नॉट है हमारा, 0 पर तो बेटा कितना है, ए नॉट कंसंट्रेशन है, ठीक है। जब हमने पूरा 100% रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है, जब रिएक्शन को हमने 100% कंप्लीट कर लिया है,
ठीक है, इस एरो को हम हटा देते हैं, हम कुछ ऐसा लेते हैं। मान लो मेरा रिएक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, तो बताओ ये क्या हो गया है, हमारा लाइफ टाइम हो गया है। तो लाइफ टाइम हो गया है तो फार्मूला क्या आ जाएगा, A0 अपॉन कितना के। लेकिन 0 से 50 यानी कि रिएक्शन को 50% ख़त्म होने के लिए मुझे कौन सा टाइम चाहिए, हाफ लाइफ। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ 0 से 50% के लिए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A0 अपॉन 2K। यानी कि 50% रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, मेरे पास कौन सी टाइम होनी चाहिए, हाफ लाइफ टाइम होना चाहिए। और उसकी वैल्यू कितनी है, A0 अपॉन 2K। तो बताओ बाद के 50 के लिए भी कितना टाइम चाहिए हमें, ऑब्वियस सी बात है उतना ही चाहिए, A0 अपॉन 2K। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, पहले 50 के लिए मुझे कितना चाहिए, A0 अपॉन 2K, बाद के 50 के लिए मुझे कितना चाहिए, A0 अपॉन 2K। ठीक है, अब समझना ध्यान से। अभी आपने मेरे साथ हम लोगों ने यहाँ पर एक डिस्कशन किया है, ठीक है, क्या कि टाइम रेट जो है वो टाइम के साथ कम होता है, यानी कि रेट डिक्रीजेज विथ टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता है रेट कम होता चला जाता है, क्लियर ना। लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखें, समझिए वो ध्यान से, उस हिसाब से अगर हम देखें तो पहले 10% को ख़त्म करने में ज़्यादा वक्त लगेगा कि बाद के 10% को ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त लगेगा, बाद के 10% को ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। यानी कि पहला 10% तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बाद के 10% को ख़त्म करने के लिए रेट ज़्यादा लगेगा, यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा। क्योंकि मुझे पता है टाइम के साथ साथ जो रेट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम होती है, क्लियर ना। इस वजह से पहले 10% ख़त्म करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बाद के 10% ख़त्म होने में टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं ज़ीरो ऑर्डर की, उस टाइम पर आपको क्या ध्यान रखना है, उस टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि पहले 10% को ख़त्म करने में जितना वक्त लगेगा, जितना टाइम लगेगा, आखिरी के 10% को ख़त्म करने में भी क्या होगा, उतना ही टाइम लगेगा, क्लियर ना। यानी कि इक्वल, ठीक है, यानी कि क्या बोलोगे, इक्वल रेट इन इक्वल टाइम इंटरवल, क्लियर ना। तो अगर मान लो 10 मिनट में अगर किसी का रेट इतना हो रहा है तो आखिरी के 10 मिनट में भी क्या होगा, आखिरी का जो कंसंट्रेशन में ख़त्म होगा वो भी उतने ही टाइम में होगा। ठीक है, मान लो 10 मिनट में मेरा 5 मोलर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो अगले 10 मिनट में भी कितना होगा, 5 मोलर ख़त्म होगा, अगले 10 मिनट में भी कितना होगा, ख़त्म होगा, 5 मोलर ख़त्म होगा। क्यों, क्योंकि जो रेट है वो टाइम पर बेटा डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्लियर ना, वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्लियर ना। तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लिखना है, लिख लीजिएगा कि जितना रिएक्शन पहले 15% को होने में जितना टाइम लगेगा, 15% को होने में जितना टाइम लग गया, एक बार मान लो 15% रिएक्शन को ख़त्म होने में टाइम लग गया 5 मिनट, तो अगले 15% रिएक्शन ख़त्म होने में भी 5 मिनट लगेगा। नेक्स्ट 15% रिएक्शन को कंज्यूम होने के लिए भी कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट ही लगेगा। ये बताना चाहता हूँ मैं, क्लियर ना। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक ज़ीरो ऑर्डर की क्या है, एक ब्यूटी है, एक पहचान है, आइडेंटिटी है कि कभी भी जो है रेट जो है वो टाइम के साथ डिपेंड नहीं करता है। तो इक्वल कंसंट्रेशन इन इक्वल टाइम इंटरवल, आप ऐसा बोल सकते हो, इक्वल कंसंट्रेशन इक्वल टाइम इंटरवल। ये चीज़ अपन कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको मैं ये चीज़ बता दिया कि अगर 20% रिएक्शन को ख़त्म होने में 10 मिनट लग रहा है तो अगले 20% रिएक्शन को ख़त्म होने में भी कितना लगेगा, 10%, और आखिरी 20% रिएक्शन को ख़त्म होने में भी कितना लगेगा, 10 मिनट्स ही लगेगा। जो कि जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ रेट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। लेकिन ज़ीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं है, ज़ीरो ऑर्डर में टाइम के साथ रेट डिक्रीज नहीं करता है। टाइम को कितना भी बढ़ा लीजिए, रेट तो भैया कांस्टेंट ही है, रेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जितना कंसंट्रेशन ख़त्म होगा जितने समय में, तो अगला कंसंट्रेशन भी उतना ख़त्म होगा उतने ही समय में। ठीक है, यानी कि 10% रिएक्शन को ख़त्म होने में अगर 10 मिनट लग रहा है तो अगले 10% को ख़त्म होने में भी कितना टाइम लगेगा, हाँ 10 मिनट, और आखिरी के 10% रिएक्शन को ख़त्म होने में भी कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स। बोलो बात क्लियर हो रही है। ठीक है, चलो अपन ये चीज़ देख लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कभी कभी पूछ लेता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप अगली हेडिंग डालिएगा, ठीक है। इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख लीजिए
कि इक्वल कंसंट्रेशन, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आगे लिखवा देंगे आपको। हाँ, यहाँ पर आप ये चीज़ लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूमिंग इन इक्वल टाइम इंटरवल, बिकॉज रेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन concentration and time in zero order kinetics। ठीक है, चलिए लास्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा डिनोट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ, ये जो भी वैल्यूज मैं बता रहा हूँ, लाइफ टाइम हो गया, हाफ लाइफ हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, ये सभी ऑर्डर के लिए अलग अलग होते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए इनकी वैल्यूज अलग हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैल्यूज अलग हैं। अभी आपको जीरो ही पढ़ना है और फर्स्ट पढ़ना है, दो ही पढ़ना है बस। तो अभी इसके बाद फर्स्ट पढ़ेंगे, उसमें भी ये सारी चीज़ें अपन लिखेंगे। इसीलिए मैं आज थोड़ा सा टाइम लगाकर आपको ये सारी चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ऑर्डर आपको पढ़ाऊँगा उसमें ये सारी चीज़ डायरेक्ट लिखूँगा, उसमें आपको ये समझाने वाला मैं नहीं हूँ कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, ये लाइफ टाइम क्या होता है, ये हाफ लाइफ क्या होता है, क्योंकि आपको मैं इसीलिए आज समझा रहा हूँ, चीज़ों को एकदम एलेबरेट करके समझा रहा हूँ। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है, अगर बेसिक इसकी मीनिंग अगर हम समझें तो इसकी मीनिंग यही होती है कि एक रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसमें से कितना कंज्यूम हुआ, ठीक है, वो डिसोशिएट कितना हुआ, उसकी डिग्री। क्लियर ना? तो उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अरे भाई, कहने का मतलब ये है, तो अल्फा इक्वल टू कितना है, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। ये फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ये होता ही है फॉर्मूला। अब बताओ जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, बताओ मोल्स कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, x दिखा था ना पहले, A0 था, फिर A0 में से कितना निकला, x, तो x निकला ना, A0 में से कितना कंज्यूम हुआ था, x, तो देयरफॉर जो x है वो क्या है, मोल्स डिसोसिएटेड है ना। अगर मान लो यहाँ पर 2A0 होता तो यहाँ कितना आ जाता, 2x आ जाता, समझ रहे हो? ठीक है, चलो वो सब चीज़ें तो मोल कंसेप्ट की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सोच के कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो x कितना आ गया, मोल डिसोसिएशन। बताओ इनिशियल मोल कितने थे, A0। अब x की वैल्यू क्या है बताओ, KT अपॉन A0। तो बस फाइनली आपका आंसर आ गया, अल्फा जो कि डिग्री ऑफ क्या है, डिसोसिएशन, उसका फार्मूला क्या आएगा, KT अपॉन A0। KT अपॉन कितना, A0। चलो इसका भी फार्मूला आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, क्लियर? देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए, समझ गए? चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। कर लिया? चलिए अब देखिए, अगला जो पार्ट होता है वो होता है ग्राफ। आपको ग्राफ दे देगा, आपको ग्राफ देकर ये पहचानना है कि वो कौन सा ऑर्डर है, यानी कि इवेल्युएशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। क्या? इवेल्युएशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। बट हम जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कितने ग्राफ पॉसिबल हैं। आप टेंशन ना लीजिए, आपने ग्राफ नहीं पढ़ा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैं सारा चीज़ें यहाँ पर आपको समझाऊंगा और डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको अपन रब कर देते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा, पॉसिबल ग्राफ्स इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। पॉसिबल ग्राफ्स इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। आपने नोट कर लिया? चलिए देखिए, पहला जो ग्राफ है वो जीरो ऑर्डर के लिए जितने भी पॉसिबल ग्राफ हैं उनमें जो पहला ग्राफ है वो सबसे पहले होगा रेट वर्सेस किसका ले लूँ, टाइम का ले लेता हूँ मैं, रेट वर्सेस टाइम। ये रहा रेट। अगला जो ग्राफ है फर्स्ट, ये पहला पॉसिबिलिटी है। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है ग्राफ की वो कुछ ऐसा है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली बात है, कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन होगा।
ठीक है, ये रेट सही है। जो थर्ड ग्राफ है बेटा, वो थर्ड ग्राफ आपको मिल जाएगा, ज़रा देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जस्ट ये रहा, ये रहा। देखो ये किसके कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या है, रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वर्सेस टाइम। टाइम में लेकर मैं क्या करता हूँ, चलो टाइम ही ले लेते हैं, क्या हर्ज है, ठीक है। टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ठीक है, और विथ टाइम। देखो ये जो ग्राफ्स हैं, अब कुछ लोग ऐसे डर जाते हैं कि अरे ग्राफ आ गया, ग्राफ आ गया, अब क्या करेंगे, ग्राफ आ गया, सर पटक लेंगे अपना। लेकिन भाई ग्राफ है, ग्राफ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सभी आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखे हैं, क्लास 9th 8th में पढ़ रखे हैं, ठीक है। क्या आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं पढ़ा? ऐसा तो है नहीं आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा ही नहीं है। तो जो भी ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो मेडिकल में हूँ, मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो कुछ पता नहीं है, वो ऐसा सोच के बैठे हैं। ये सारा चीज़ आपने पढ़ रखा है और फिर भी नहीं आता है, तो ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आएगा। इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ही टफ है, बहुत आसान है। एक बार अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो बात करते हैं हम लोग पहले ग्राफ पर। जो पहला ग्राफ है हमारा वो क्या है, रेट वर्सेस टाइम। जैसा कि एज वी डिस्कस अर्लियर कि इन जीरो ऑर्डर कैनेटिक्स रेट विल नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन एज वेल एज टाइम। तो जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। तो बताओ जब रेट टाइम पर डिपेंड ही नहीं करेगा तो रेट क्या रहेगा, हाँ रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी कि टाइम को कितना भी बढ़ा दो, टाइम को कितना भी घटा दो, रेट तो भैया वैसे ही वैसे रहने वाला है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कैसा है हमारा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जो रेट है हमारा वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। और कभी भी अगर कोई चीज़ कांस्टेंट होता है उसका ग्राफ हमेशा आपने सीखा होगा, जब भी कांस्टेंट का हम ग्राफ बनाते हैं वो कैसा होता है, वो पैरेलल टू क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लीजिए जी हमने बना दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये किसका ग्राफ है, रेट वर्सेस टाइम का। तो आप यहाँ से देख भी सकते हो रेट जो है वो कांस्टेंट है, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए, क्या रेट का कंसंट्रेशन से क्या कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? होता है, बट जीरो ऑर्डर के केस में तो नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो रेट कंसंट्रेशन में भी डिपेंड नहीं करेगा, रेट तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर भी आप क्या ले लीजिए, ठीक है। तो कभी भी कांस्टेंट का ग्राफ होगा आप इस तरह से बनाओगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं थर्ड ग्राफ की तरफ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, तो सभी लोग फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, AT इक्वल टू क्या था, A0 माइनस KT। क्या यही फॉर्मूला था? आप सबको याद आ रहा है? AT इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, A0 माइनस KT। दिख रहा है? AT क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T। व्हाट इज A0, इनिशियल कंसंट्रेशन, व्हाट इज K, रेट कांस्टेंट, एंड व्हाट इज T, टाइम, या कितने टाइम बाद हमारा रेट जो है चेंज हो रहा है। चलिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का जो ग्राफ है, इसको देखकर आप कैसे समझोगे? देखो, दिस इज व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो जरा ध्यान से, अगर आप इस ग्राफ को, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन है। ज़रा देखिए ध्यान से, हमने इसको ले लिया है y, ठीक है, इसको ले लिया है इंटरसेप्ट c, ये हो गया है स्लोप, और ये हो गया है एम एक्स, ठीक है, एम एक्स, ठीक है, टाइम का है तो ये एक्स एक्सिस है, इस वजह से ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है। ज़रा देख लीजिए सभी लोग, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है ये। यानी कि माइनस का मतलब क्या है, जो स्लोप होता है वो स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। कहने का मतलब है भाई, ये जो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है वो लीनियर है, लेकिन वो
नेगेटिव स्लोप होगा उसका। कैसा होगा? नेगेटिव स्लोप। और आप सबको तो पता ही है कि रिएक्टेंट क्या है, खत्म होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। ये तो हमेशा से दस्तूर रहा है, नियम रहा है, रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। लेकिन देखो जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट लीनियरली डिक्रीज करता है और लीनियरली ही बढ़ता है। यानी कि रिएक्टेंट लीनियरली कम हुआ, प्रोडक्ट लीनियरली बढ़ गया। और अगर आप जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ोगे उसमें कुछ ऐसा है, रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। रिएक्टेंट कैसा है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। क्लियर ना? ठीक है, तो बस जीरो ऑर्डर में क्या है, लीनियरली डिक्रीज करता है, बढ़ता है, और जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा है, लीनियर रहेगा लेकिन नेगेटिव स्लोप रहेगा। तो कुछ इस तरह से मैं इसका बना देता हूँ, ज़रा देखिए आप, कुछ ऐसा, ये कुछ यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो क्या हो गया हमारा A0, क्योंकि ग्राफ यहाँ शुरू हो रहा है, इंटरसेप्ट है दिस इज इंटरसेप्ट। बताओ ये क्या हो गया है, 80, यहाँ पर रिएक्शन ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो एक्सिस है जहाँ पर 80 है, ये जो पॉइंट है बेटा, यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए आप, ये जो पॉइंट है 80 वाला, यहाँ पर 80 की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पर 80 की वैल्यू क्या है, अरे भाई 0 है, देखो ध्यान से 0 है। तो 80 की वैल्यू जब 0 होती है तो बताओ कौन सा टाइम आ जाता है, हाँ लाइफ टाइम आ जाता है। कौन सा टाइम आ जाता है, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि जब रिएक्शन पूरी तरह से क्या हो चुका है, ख़त्म। क्या हो चुका है, ख़त्म। तो यहाँ पर आप 80 को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लाइफ टाइम बोलोगे, यानी कि TLT। कुछ भी पूछा जा सकता है, ये लाइफ टाइम है। क्लियर? आपसे स्लोप पूछा जा सकता है, तो भैया स्लोप भी आपको याद रखिए। स्लोप क्या है यहाँ पर, -k है। चलिए ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा मैं, चलिए लिख लिया। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था, याद करो, BT इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू क्या था, KT। तो ओवरऑल BT इक्वल टू क्या हो जाए, KT। व्हाट इज BT? BT इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस क्या है, टाइम का ग्राफ मेरे से मांग रहा है, तो बस हमारा काम हो गया आसान। देखो ये y, इसको y मान लो, दिस इज m एंड t इज द x। तो ज़रा ध्यान से देखो ये ग्राफ कैसा है, y इक्वल टू mx का ग्राफ है तो ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पर क्या है, c था, यहाँ पर तो इंटरसेप्ट था, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरसेप्ट नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि इंटरसेप्ट इस केस में तो क्या है, 0 है। यहाँ पर c क्या है बेटा, 0 है। तो जब भी इंटरसेप्ट 0 होता है, यानी कि y इक्वल टू mx का जो ग्राफ होता है वो कैसे जाता है, स्ट्रेट लाइन जाता है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि 0 से होकर पास होता है। तो चलो बनाओ, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और देखो केमिस्ट्री में कभी भी ग्राफ आएगा, पूरा का पूरा केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा केमिस्ट्री में जो ग्राफ है, 2 ही ग्राफ आते हैं, या तो कर्वी आएंगे, कर्व आएगा, या फिर आएगा स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा कोई ग्राफ वगैरह नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है। हाँ, स्लोप लिख लीजिए आप, स्लोप क्या होगा, बिल्कुल सही, स्लोप आएगा इसका बेटा क्या, k इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी ग्राफ है, t½ का ग्राफ बचा हुआ है, और ग्राफ बचा हुआ है किसका, एक और ग्राफ मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ, तो फिलहाल आप कॉपी करिए, फिर मैं सोचता हूँ। ठीक है, कॉपी करिए जल्दी। कर लिया? चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपना अगला ग्राफ, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए अगला जो ग्राफ है वो है हमारा हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, एज अर्लियर आई टोल्ड यू what is half lifetime. Half lifetime is that reaction in which reaction is 50% completed and the 50% is remaining. तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फिफ्थ हमारा जो है हाफ लाइफ का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं t½ और t½ का जो ग्राफ है मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन से देखना है। इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब A0। ठीक है, चलो बताओ
टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन में कैसा ग्राफ होगा, तो अगर हम उसको देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं, फॉर्मूला टी हाफ का क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। एग्री मानते हो सभी लोग, ए नॉट का ये टी हाफ का ये फार्मूला होता है। अब ज़रा आप इसमें देखें, इसमें अगर आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ कैसा होगा। देखो टी हाफ वाई है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर हम इसको लिखना चाहें यहाँ पे आपको समझाने के लिए, तो देखो टी हाफ इक्वल टू 1/2k इंटू ए नॉट, इसको ऐसा लिख सकते हो, टी हाफ इक्वल टू 1/2k इंटू ए नॉट। अब ज़रा देखो यहाँ पर टी हाफ को मैं y मान लेता हूँ, इक्वल टू तो वैसा है ही है, 1/2k को मैं मान लेता हूँ m, और ए नॉट को क्या मानना है मेरे को x, क्योंकि x एक्सिस में ए नॉट है। तो बताओ ये ग्राफ कैसा है भाई, फिर से y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ आ गया जो यहाँ पर था। देख लो सेम ग्राफ यहाँ पर भी आपको मिल गया है। तो ये भी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। बताओ इसका स्लोप क्या होगा, बिल्कुल सही, इसका स्लोप होगा 1/2k होगा। क्लियर, चलिए क्लियर ना, समझ गए। चलो एक और लास्ट बता देते हैं मैं आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर भी एक ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है, लास्ट ग्राफ है आज के सेशन का, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर मैं एक ग्राफ आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर है हमारा अल्फ़ा, जिसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हो, और अल्फ़ा का जो ग्राफ है, ठीक है, अल्फ़ा ग्राफ मैं लेता हूँ किससे, टाइम से ले लेता हूँ। चलो अल्फ़ा ग्राफ किससे बेटा ले लेता हूँ, टाइम के साथ, ठीक है। चलिए तो सभी लोग बताइए अल्फ़ा का जो है फॉर्मूला क्या था, एक्स बाई क्या था, ए नॉट, एक्स इक्वल टू के टी अपॉन क्या हो गया, ए नॉट। अब जैसा कि मुझे ये कहा जा रहा है कि अल्फ़ा का मेरे को किससे निकालना है, टाइम के साथ, तो बस ये कैसा ग्राफ जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से, टाइम तो क्या हो जाएगा x, बाकी बचा क्या हो जाएगा, स्लोप। तो अल्फ़ा को मैंने क्या माना है, देखो ध्यान से, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो अल्फ़ा इक्वल टू k अपॉन ए नॉट मल्टीप्लाई बाई टी। Put this alpha as a y, suppose, and this k by a naught is a slope and t as a x. This graph also signifies with straight line passing from origin because this is the graph of y equal to mx, ठीक है। तो ये भी कैसा है, passing from origin। लेकिन रुको रुको रुको, कहाँ तक जाओगे, ये दीवार तोड़कर आगे नहीं भाग जाओगे आप, क्यों भाई, इसका भी कुछ ना कुछ लिमिट है, ऐसा नहीं है ये सीधे भागता चला जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, समझ रहे हो। सबसे पहले बात बताओ अल्फ़ा होता क्या है। जैसे मान लो मेरे पास 10 मोल है, 10 मोलर है ना, यानी कंसंट्रेशन मेरा 10 मोलर है, समोल है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो गया, 5 मोलर हो गया। मतलब क्या हो गया, 5 मोलर ख़त्म हो गए, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मान लो 7 मोलर, ठीक है, 3 मोलर बचे, 5 मोलर से 3 मोलर बचे, तो मतलब क्या है, 7 मोलर खत्म हो गए, ठीक है। धीरे धीरे लगातार कंज्यूम हो रहा है मेरा रिएक्टेंट लगातार कंज्यूम होकर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब रिएक्टेंट पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म, पूरी तरह से रिएक्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन 100% क्या हो जाएगा, कंप्लीट। उस कंडीशन में हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या बोलोगे, अल्फ़ा की वैल्यू उस कंडीशन में मैक्सिमम बोलोगे। तो बताओ अल्फ़ा की वैल्यू मैक्सिमम होती कब है। अल्फ़ा की वैल्यू मैक्सिमम दो तरीक़ों से होती है। पहला तरीका तब होता है जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो जाए, फाइनली 0। दूसरा कंडीशन तब है जब रिएक्शन पूरी तरह से यानी कि 100% क्या हो जाए, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, क्लियर। और जब ऐसा होगा तो ए नॉट जो है यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो x के बराबर हो जाएगा, यानी कि kt के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो पहले मैं आपको बता देता हूँ अल्फ़ा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बेटा होती है 1। अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अल्फ़ा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है कितना, 1। तो ये रहा ए नॉट, अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ये ए नॉट पहले था शुरुआत में क्योंकि रिएक्टेंट ही है, लगातार रिएक्टेंट खत्म हुआ, अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ती गई, लेकिन एक टाइम ऐसा आया अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई अल्फ़ा की, क्या आ गई, मैक्सिमम। तो सभी ध्यान रखिएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू जो है मैक्सिमम होती है। कब होती है मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, जल्दी अब कॉपी कर लीजिए।
कर लिया, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। मुझे हटाना है, बस जल्दी से मुझे कुछ पॉइंट लिख देने हैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो यहाँ नोट करके लिखिएगा, नोट NOT, कौन सा नोट, 1000 का नोट कि 500 का, ठीक है। चलो कितना भी नोट लिख लो, आपकी मर्जी, इंपॉर्टेंट है। तो नोट करके आपको लिखना है, क्या लिखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा लिख दूँ, अल्फ़ा इज़ मैक्सिमम, the value of alpha is maximum when reactant क्या बोलोगे, reactant is completely consumed, या reactant पूरी तरह से क्या हो चुका है, ख़त्म, और रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड। रिएक्शन जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और ये तभी होगा बेटा, इट इज़ व्हेन A0 इक्वल टू कितना, x, जब हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, x। और बताओ जब A0 x के बराबर हो जाएगा तो सबको पता है x किसके बराबर है, KT के बराबर है। अब ज़रा आप ध्यान दीजिए, यही वो कंडीशन है, ये अल्फ़ा का फार्मूला है, KT अपॉन A0। अब देखो, अगर हमने KT की जगह A0 पुट कर लिया तो बताओ, ऊपर A0 हो जाएगा, नीचे ऑलरेडी A0 है, A0 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली अल्फ़ा कितना आ जाएगा, सबका मालिक 1, अल्फ़ा कितना हो जाएगा फाइनली 1। तो बस हमारा आंसर आ गया है। आपको मैंने ये भी बता दिया है अल्फ़ा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम कब होती है, 0। देख लो, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है। जब मिनिमम होगा तो सिर्फ A0 रहेगा। मिनिमम का मतलब क्या है, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। बट जब अल्फ़ा मैक्सिमम हो गया मतलब हमारे पास रिएक्टेंट हो चुका है 0, और फाइनली हमारा जो रिएक्शन है वो हो चुका है कंप्लीट। तो देखो, आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने उसकी पूरी कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसके ग्राफ पर भी जितने पॉसिबल ग्राफ होते हैं हम लोगों ने उसके फॉर्मूले भी डिस्कस कर लिया है। ज़ीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है उस पर बात हो चुकी है, ज़ीरो ऑर्डर की लाइफ टाइम उस पर भी बात हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें हैं आप उसको पढ़िए, क्लियर ना। कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास यानी कि जो हमारा होगा, उसमें अपन फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले ज़ीरो ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ज़ीरो ऑर्डर की कुछ एग्जांपल्स और ज़ीरो ऑर्डर से रिलेटेड कुछ बढ़िया सवाल अपन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाय बाय। थैंक यू सो मच।